देख लेंगे। आपको जरूरत नहीं गिर रही, ठीक है, पर एक बार बुला के देख लेना। बसा चहा घेतला कोण चहा राहिला कोणी यायचं चाय बसा खाली बसा रिलॅक्स 2 मिनिटं बस. आहे त्यांनाही मी पुन्हा एक विश्वास देतो आपल्याला की आपले पैसे मिळणार आहे. आपणनी जितकं समजलं होतं की आपल्याला इतक्या काळामध्ये मिळायला पाहिजे, पण जसं मी सुरुवात या शब्दांनी केली होती की आपण एक खूप भ्रष्ट सिस्टमच्या विरोधात आपण लढत आलेलो आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला खूप सारा हे मिळालेलं आहे, यश मिळालेलं वाटतं की पुढे सुद्धा बुडणार नाही ते फक्त तुमच्यामुळे. तू आत्महत्या मत कर. व्हिडिओ टाकली होती, मी म्हटलं की काय म्हणजे या आजच्या काळामध्ये जगणं खूप कठीण आहे, मरणं खूप सोपं आहे. तर तिला असं वाटलं की मी खूप सोपं काम करत आहे. आपल्याला लढायचं आहे. मी कशा लढतो? एकटं असून सुद्धा आम्ही आहे लढतो ना. आम्ही आहे सोबत. आम्ही आहे मोठे मोठे लोकांच्या बाबतीत कोणीही विचारही करू शकत नाही, कोणी विचार करू शकत नाही की यांच्याशी कोणी पंगा घेऊ शकतं. मी घेतो आणि माझी ताकद तुम्ही सगळं लोक. तर मी आपल्या सर्वांना खूप खूप धन्यवाद देतो. पण कोर्टाने ते का नाही केलं याच्यातून एक मोठा एक प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतो की आपण इतकं प्रयत्न केले कलेक्टर ऑफिसच्या मार्फत, आपण ते कन्नडचे कोण SDM होते त्यांच्या मार्फत हे सगळं प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर खऱ्या अर्थाने सांगायचं असेल तर जेव्हा ते कोर्टाच्या समोर आलं होतं तर त्याच दिवशी कोर्टाने हे आदेश द्यायला पाहिजे होतं की आम्ही ऑप्शनसाठी वारंवार हिअरिंग होऊन सुद्धा जेव्हा कोर्ट देत नाही तर याचा अर्थ काय काढायचं? काय कोर्टाला हे माहीत नाही आहे का की किती लोक याच्यामध्ये अडकलेले आहे? जे ऑप्शन आतापर्यंत झाला पाहिजे होतं ते नाही झाला. अपेक्षा हे आहे की मागच्या 2 हिअरिंगच्या अगोदर मला सांगण्यात आलं होतं की त्याचं नोटिफिकेशन काढलेले आहे आणि त्याचा कोणीतरी ते ऑब्जेक्शन घेत असेल तर त्यांनी हे आपला रितसर नाही तर बातमी अडचणी होती. आता ते येणाऱ्या हिअरिंगमध्ये मला विश्वास आहे की ते मला बेडवर असा विचार आला, वाटलं मी बाहेर येऊन बघितलं तर असं छावणीचं स्वरूप देण्यात आलं होतं. इतके सारे पोलीस होते. मला विश्वासच नाही बसत की बाबा काय झालं असं की इतकं पोलीस कशासाठी? म्हणजे आला बघितलं तर हे रस्त्यावर तिकडच्या जे मेन रस्त्यावर पूर्ण गाड्या होते, उसके अंदर कमांडोज होते, या रस्त्यावर कमांडोज, या रस्त्यावर म्हणजे कुणालाही माझा जे काम करणारा मुलगा आहे माझ्याकडे तेव्हा येत होते, माझं ड्रायव्हर जेव्हा सगळं ते मार्गावर येऊन शेण फेकणार. जास्त देत आहे मी तिथे. ओके ओके. बताइए सर, आज जो ठेकेदार आए थे आपके पास, बताइए जो ठेकेदार आए थे आज
आदर्श पथ संस्था के जितने भी ठेकेदार हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ये सभी लोग आए थे अपना समर्थन जताने के लिए। जब उन्हें ये खबर मिली थी कि कल कुछ गुंडे मेरे घर के ऊपर आकर कुछ हरकतें करने वाले हैं, तो उन्हें ये अलग अलग गाँव से आए हुए हैं, 100-100, 150 किलोमीटर दूर के गाँव से आए हुए हैं, इसीलिए बताने के लिए कि साहब हम आपके साथ खड़े हैं। उन्हें ये बताना था कि इम्तियाज़ जलील ने कभी भी जाति और धर्म के आधार के ऊपर काम नहीं किया है। मुझे पता भी नहीं है कि किसकी क्या जात, किसके क्या धर्म है करके। उसमें जहाँ कोई भी भ्रष्ट काम होगा मैं उसकी आवाज़ उठाता रहूँगा, ये ना देखते हुए कि उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है। उसी तरह से जिस तरीके से आदर्श का जब मामला आया था तो मैं नहीं जानता था कि इसके अंदर से किस जात और किस धर्म के, किस मज़हब के कितने लोग है करके, लेकिन एक लड़ाई दिए थे हमने, एक आवाज़ बुलंद किए थे, जिसकी वजह से आज कम से कम 27,800 लोगों को उनका पैसा वापस मिल चुका है। अब जो बचे हुए ठेकेदार हैं उनके प्रॉपर्टी के ऑक्शन की प्रोसेस चालू है और मुझे पूरा यकीन है कि ये आदर्श पथ संस्था ये महाराष्ट्र का एक पहला ऐसा उदाहरण होगा कि जहाँ पर एक एक ठेकेदार का एक रुपया इन्हें वापस मिलेगा। दिक्कत यही है कि हम एक बहुत भ्रष्ट सिस्टम के ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं। एक ऐसा भ्रष्ट सिस्टम जहाँ पर मंत्री से लेके पूरे अधिकारी से लेके ऐसा सिस्टम बना लिए है कि किसी को इन गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे भ्रष्ट सिस्टम को हम तोड़कर हम आगे निकले हैं। ये लोगों ने जब भी मैंने इन्हें आवाज़ दी है ये पूरी ताकत के साथ आए हैं, हमने आंदोलन किए हैं और उसकी कामयाबी हमें मिली है। लेकिन अभी पूरी 100% कामयाबी मिलना बाकी है। जो लड़ाई है वह हम आगे जारी रखेंगे। नए DDR आए हुए हैं, वो DDR साहब ने मुझे कॉल करके बताया था कि हम पूरी कोशिश करके जल्द से जल्द इनका पैसा वापस कैसा मिल सकता है जितने बचे हुए ठेकेदार हैं। तो मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोग खुद से चलकर आते हैं और ये कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही लोगों की वजह से हिम्मत बढ़ती है नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, जहाँ पर कुछ गलत हो रहा है बुलंद आवाज़ करने के लिए। यही वो लोग हैं जिनका दुआ, जिनकी आशीर्वाद की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और ये लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। आज DPDC की मीटिंग है, उसके बारे में भी आप कुछ दानवे साहब से मिलने वाले थे, उसके बारे में? देखिए, मैंने अब चूँकि अब मैं महाराष्ट्र की विधानसभा में नहीं हूँ, लोकसभा के अंदर नहीं हूँ, तो ये जो मामला भ्रष्टाचार का चल रहा है, मैं ये आवाज़ या तो विधानसभा में उठाता था या लोकसभा के अंदर, लेकिन दुर्भाग्यवश आवाम ने मुझे चुना नहीं। तो मैं अब ये आवाज़ अगर वहाँ पे उठानी है तो मैं महाराष्ट्र विधान परिषद के जो विरोधी पक्ष नेता है अंबादास दानवे साहब, मैं अभी कुछ देर के अंदर उनके पास जाऊँगा और जितने भी पुरावे मेरे पास हैं, जितने भी एविडेंसेस मेरे पास है हमारे आदरणीय पालक मंत्री संजय शिरसाट साहब और उनके परिवार के बारे में, वो पुरावे उनके पास दूंगा और उनसे ये विनती करूंगा कि विपक्ष जो है वो पूरी ताकत के साथ आवाज़ उठाए, लड़े और इस भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से महाराष्ट्र में। और भी कुछ मंत्रियों के नाम है उसके अंदर बता रहे थे, उन्होंने कहा है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, यानी इम्तियाज जलील से कुछ नहीं हो सकता, ये उन्होंने देखिए, कहा। मेरा काम आवाज़ उठाना है। अब अगर मुख्यमंत्री से लेके पूरे के पूरे नीचे अगर भ्रष्ट है उसमें, तो ना तो मैं अदालत हूँ, ना मैं पुलिस हूँ, ना मैं सरकार हूँ, ना हुकूमत हूँ करके, लेकिन कम से कम मैं रात में सुकून से सो सकता हूँ कि मैंने है तो किसी का डर ना लेते हुए, किसी के खौफ के अंदर ना आते हुए मैंने कम से कम एक सच आवाज़ को बुलंद तो किया है करके। अब ये हुकूमत के ऊपर है, एजेंसीज़ के ऊपर है और ये एक तरीके से इम्तिहान है। एक तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, CBI, इनकम टैक्स, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सब का इम्तिहान है कि वो भ्रष्टाचार के साथ खड़े रहना चाहते हैं या भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं। और भी मंत्रियों के कुछ आप खोलने वाले हैं पोल, उसके बारे में? मंत्री भी है, नेता भी है, आमदार भी है, खासदार भी है। रुके रहिए, आपको बहुत काम देने वाले हैं।